लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। हमारे घरों में गेहूं की रोटी लगभग रोज बनती है और हम बिना सोचे समझे उसे खा लेते हैं। रोटी ही क्यों, समोसा, ब्रेड, बिस्किट और अब तो पास्ता और मैगी तक सब कुछ गेहूं से बनने लगा है। सच तो यह है कि जिस फोन को हम हमेशा चिपकाए घूमते हैं, आज की डेट में आप उस फोन को चलाना बंद कर सकते हैं, लेकिन गेहूं से बनी चीज को रिप्लेस कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सवाल यह है कि गेहूं आया कहां से, क्योंकि एक बात बार बार की जाती है कि गेहूं को भारत में बाहर से लाया गया, तो इसका सच क्या है? और सवाल यह भी है कि कैसे इसने अपना एक सिस्टम बना लिया, क्योंकि इतिहास हमें यह भी बताता है कि इसी गेहूं ने सभ्यताएं बसाई, राजा महाराजा बनाए और यहां तक कि दुनिया के सबसे पहले टैक्स कलेक्टर्स पैदा किए। इसी गेहूं ने खेती के नाम पर मास सर्विलांस का पहला सिस्टम तैयार किया और आज यही गेहूं हमारी जमीन को बंजर भी बना रहा है, ग्लोबल फूड सिस्टम को केमिकल्स का गुलाम बना चुका है। गेहूं की कहानी कोई सीधी सादी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानों की लाइफस्टाइल की गाथा भी है। आज मैं आपको इसी गेहूं की कहानी सुनाऊंगा। आखिर किस चालबाजी के तहत नाखून से भी छोटे, बेजान और बेहद मामूली गेहूं के दाने ने इंसानी सभ्यता को बदल कर रख दिया? क्या सचमुच हमने गेहूं को जंगली से पालतू बनाया, या फिर हमारी मजबूरी का फायदा गेहूं ने उठाया? ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। गेहूं की कहानी की जड़ें खोदें तो हम लगभग 21,000 साल पहले पहुंचेंगे। इजराइल के पास गैलीली सागर के किनारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ओहालुस सेकंड नाम की एक आर्कियोलॉजिकल साइट खोजी। यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स में हंटर गैदरर्स रहा करते थे, यानी शिकारी और भोजन को इकट्ठा करने वाले कुछ आज़ाद लोग। इन लोगों में औरतें और बच्चे कभी कभार जंगली अनाजों की बालियों को इकट्ठा कर लेते थे। इन्हीं बालियों में गेहूं भी होता था, लेकिन गेहूं उनका सिर्फ एक छोटा सा सप्लीमेंट था, मेन फूड नहीं होता था। गेहूं के पौधे बहुत नाजुक होते थे, हवा के एक झोंके से इन पौधों के बीज बिखर जाते थे। नेचर के हिसाब से बहुत ज़रूरी था ताकि पौधों की नस्ल नेचुरली बढ़ सके, लेकिन खेती की नज़र से देखो तो ये प्रोसेस किसी काम का नहीं था। फिर 12,000 साल पहले इतिहास ने एक और करवट बदली। आज से 12,000 साल पहले प्लीस्टोसीन युग खत्म हुआ और होलोसीन युग की शुरुआत हुई। फर्टाइल क्रेसेंट का जो इलाका है, वहां अचानक धरती गर्म होने लगी। फिर गर्माहट और बारिश का एक नया दौर शुरू हुआ। अब इंसान के पास दो रास्ते थे, कुछ नया करो या भूखे मरो। और फिर आता है खेती का दौर, यानी एक जगह रुककर फसल उगाने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी बीच नेचर भी अपना एक अलग खेल खेल रही थी। ट्रिटिकम जीनस यानी गेहूं की फैमिली नेचुरली हाइब्रिड हो रही थी। वाइल्ड एमर नाम के एक ऐसे ही पौधे का जन्म भी होता है इसी दौर में। इस नए पौधे के रेशे नमी के हिसाब से मुड़कर बीजों को मिट्टी में धंसने में मदद करते थे, यानी एक ऐसा पौधा बन गया था जो खुद अपनी खेती कर सकता था। तो क्या सच में गेहूं इंसान के कंट्रोल में आ गया था, जंगली से पालतू बन गया था? वास्तव में हो ये रहा था कि इंसान जो तब तक घुमंतू और आजाद था, वो जो मिलता था उसको खा लेता था, और वो इंसान अब एक जगह पर रुककर खेती कर रहा था, यानी कि गेहूं उससे अब काम करवा रहा था। इस बीच गेहूं अपना रूप भी बदल रहा था। आज से लगभग 10,000 साल पहले कराका दाग के पहाड़ों और चियोनू जैसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर देखने से पता चला कि पहला बदलाव था गेहूं के डंठल या रेचीज का मजबूत होना। मजबूत डंठल से बीज आसानी से जमीन पर बिखरते नहीं थे। इससे खेती करने वाले इंसानों के लिए पूरी की पूरी बालियों को बिना बीज गिराए काटना इजी हो गया। 8300 से 7600 ईसा पूर्व के बीज चियोनू से मिले आर्कियोलॉजिकल सबूत दिखाते हैं कि बीजों को जबरदस्ती डंठल से तोड़ा गया, जो इशारा करता है कि शायद इंसान ने नेचर के सिस्टम को लगभग हाईजैक कर लिया था। अगर ये बदलाव ना होते तो इस पौधे का नामो निशान शायद मिट जाता, लेकिन इंसानी खेती के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। गेहूं के आने से खाना बदोश जिंदगी खत्म होने लगी और पक्के गांव बसने लगे। जब गेहूं ज्यादा उगने लगा तो वही हुआ जो कि कोई भी चीज ज्यादा होने पर होता है, यानी कि उसको स्टोर किया जाने लगा, बचाकर उसको रखा जाने लगा। अब जिसके पास ज्यादा स्टोरेज, उसके पास ज्यादा कंट्रोल। तो राजा आए, सिस्टम आया और सभ्यताओं ने जड़ें फैलाना शुरू किया। जब टिग्रिस, यूफ्रेट्स और नील नदी की घाटियों में खेती के शुरुआती एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, लगभग उसी समय करीब 7000 ईसा पूर्व में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मेहरगढ़ में एक खामोश एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जन्म ले रहा था। लंबे टाइम तक हिस्टोरियंस यही मानते आए थे कि गेहूं वेस्ट एशिया के फर्टाइल क्रिसेंट से चलकर ईरान और अफगानिस्तान होते हुए भारत पहुंचा।
लेकिन यह मिस्ट्री तब और उलझ जाती है जब हम 2500 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ देखते हैं। मध्य प्रदेश के कायथा और बिहार के चिरान से लेकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले जुले गेहूं के दाने बिल्कुल अलग कहानी सुनाते हैं। यहाँ के लोग ट्रिटिकम स्फेरोकोकम नाम का एक खास बौना गेहूं उगा रहे थे। इस गेहूं के बारे में माना जाता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है। एक लंबे टाइम तक ये थ्योरी पढ़ाई जाती रही कि भारत में गेहूं आर्य लेकर आए, लेकिन जमीन के नीचे दबे इन आर्कियोलॉजिकल सबूतों ने इस क्लेम को चैलेंज किया। तो क्या सवाल है कि आर्यों के आने से सदियों पहले ही सिंधु घाटी के लोग अपने बड़े बड़े गोदामों को गेहूं से भर रहे थे? ये सवाल है, आप कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। फिलहाल हम गेहूं की कहानी पर वापस आते हैं। जैसे ही समाज में स्टोरेज सिस्टम शुरू हुआ, वैसे ही पैदा हुआ टैक्स वसूलने का क्रूर सिस्टम। ये गेहूं एक साथ पकता था, इसे सालों तक बिना खराब हुए रखा जा सकता था और इसे वजन के हिसाब से मापा जा सकता था। सबसे बड़ी बात, इसे किसानों से छीनना भी बहुत आसान था। सवाल यह है कि आखिर राजाओं और साम्राज्यों ने आलू, शकरकंद या दूसरी फसलों को अपना आधार क्यों नहीं बनाया? इन राजाओं ने सिर्फ गेहूं या चावल को ही क्यों चुना? जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आलू जमीन के नीचे उगता है, एक किसान उसे छिपा सकता है और टैक्स कलेक्टर को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन गेहूं खेत के मीलों दूर से दिखाई देता है। यह जमीन पर पकता है और इसे पकने का समय लगभग एक जैसा होता है। राजा के घुड़सवार दूर से ही देखकर बता सकते थे कि किस किसान की फसल तैयार है। गेहूं को आसानी से नापा जा सकता था, बोरियों में भरा जा सकता था और सालों साल तक शाही गोदामों में रखा जा सकता था। असल में गेहूं दुनिया की शायद पहली लेजिबल फसल थी जिसे पढ़ा और मापा जा सकता था। सुमेरियन सभ्यता का एक दस्तावेज है जो निप्पुर की खुदाई में मिला। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पहले इस चीज को कैसे डॉक्यूमेंट किया जाता था। ये डॉक्यूमेंट किसी देवता के आदेशों जैसा लगता है। यहाँ खेत जोतने के टाइम से लेकर सिंचाई के तरीकों और मजदूरों को कंट्रोल करने तक के बहुत ही सख्त नियम लिखे गए थे। गेहूं अब सिर्फ खाना नहीं था, ये सत्ता को चलाने का एक टूल बन चुका था। लेकिन आगे चलकर यही गेहूं सत्ता गिराने वाला हथियार भी बना। कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा। तो सवाल यह है कि गेहूं अपनी जड़ें फैला रहा था। इजिप्ट को अगर देखें तो इसी गेहूं के सरप्लस ने पुजारियों के धार्मिक कर्मकांडों को जिंदा रखने में मदद की और बड़े बड़े पिरामिडों को खड़ा करने वाले मजदूरों का पेट भरा। राजाओं ने अनाज के दम पर अपनी जियोपॉलिटिकल ताकत को पूरी दुनिया में फैलाया। क्लासिकल एरा तक आते आते रोमन एम्पायर ने इस सिस्टम को एक मशीन की तरह परफेक्ट कर लिया। रोम ने दुनिया का सबसे पहला वेलफेयर सिस्टम बनाया जिसे क्योरा एनोनी कहते थे, यानी कि लोगों को खाना प्रोवाइड करना। क्लॉडियस जैसे रोमन सम्राट उन जहाज मालिकों को सिटीजनशिप का लालच देते थे जो 10,000 मोड़ी गेहूं लेकर रोम के बंदरगाहों पर पहुंचते थे। मध्यकालीन यूरोप में गेहूं की खेती ने एक नया गियर बदला। 9वीं से 11वीं सदी के बीच 3 फील्ड सिस्टम ने खेती के नक्शे को बदल दिया। जमीन को सर्दियों के गेहूं, बसंत की फलियों और खाली चरागाहों में बांटकर प्रोडक्शन को अचानक 2 गुना कर दिया गया। गले में पैड वाले कॉलर और लोहे की नाल की वजह से खेतों में बैलों की जगह ताकतवर घोड़ों ने ले ली। अनाज बढ़ा तो आबादी तेजी से बढ़ने लगी। इससे इकोनॉमी सुधरी और दूसरे इकोनॉमी के रास्ते भी खुले। लेकिन दर्दनाक बात यह है कि अनाज का सरप्लस किसानों की झोली में नहीं गया। इसने सामंती व्यवस्था यानी फ्यूडल एक्सट्रैक्शन को और भी क्रूअल बना दिया। राजाओं और जमींदारों ने अनाज के गोदामों पर अपना पहरा कड़ा कर दिया। आम जनता और सत्ता के बीच की इस रस्साकशी के ज्वालामुखी का फटना एक दिन तय था। अर्ली मॉडर्न एरा आते आते गेहूं सिर्फ खेतों में उगने वाला अनाज नहीं रहा, ये एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन गया। इसकी सबसे भयानक तस्वीर 18वीं सदी के फ्रांस में देखने को मिली। फ्रेंच रेवोल्यूशन के रूप में हमें ये चीज दिखती है। रेनेसां या पुनर्जागरण की नींव भी यहीं से लड़ी गई थी। ठीक यही चीज 1917 के रूस में भी हुई। पेट्रोग्राद में सिर्फ 2 दिन के अनाज के रिजर्व की कमी ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई कि जार के शासन का अंत हो गया और लेनिन का नारा गूंजा, शांति, जमीन और रोटी। रोटी ने एक बार फिर इतिहास बदल दिया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सिस्टम को और भी ज्यादा खराब बना दिया। 1815 में ब्रिटेन में कॉर्न लॉस पास हुए। गेहूं के इंपोर्ट पर भारी टैक्स लगाया गया जिससे कि ब्रिटेन के जमींदारों को फायदा मिले। लेकिन आयरलैंड के भयानक आलू के अकाल और रिचर्ड कॉडबेन और जॉन ब्राइट जैसे नेताओं के भारी दबाव ने 1846 में ब्रिटेन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ब्रिटेन ने खुद गेहूं उगाने की बजाय उसे बाहर से मंगाना सस्ता समझा ताकि फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों को सस्ती रोटी मिले और वो कम पगार पे भी काम करते रहे। 1850 के दशक तक आते आते ब्रिटेन अपनी खपत का 40% गेहूं बाहर से मंगा रहा था।
इसी दौर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने गेहूं की खेती में भी क्रांति पैदा की। 1831 में साइरस मैककॉर्मिक ने अपना पहला मैकेनिकल रीपर बाजार में उतारा। हजारों सालों से जो गेहूं हाथों से और दराती से काटा जा रहा था, अब उसे मशीनें काट रही थी। एक अकेली मशीन ने कई मजदूरों का काम छीन लिया। हजारों बेरोजगार लोग गांवों से शहरों की तरफ भागे और इन्हीं लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की फैक्ट्रियों में एक सस्ते मजदूर यानी प्रोलेटेरिएट की शक्ल ले ली। इंसान ने अनाज उगाने की रफ्तार तो बढ़ाई, लेकिन वो अपने ही बनाए इस रास्ते में इस सिस्टम का गुलाम बन चुका था। भारत की कहानी भी इन सब देशों से अलग नहीं थी। ब्रिटेन अपनी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए सस्ता अनाज ढूंढ रहा था, तो उसकी नज़र पंजाब और उत्तर भारत के उपजाऊ खेतों पर पड़ी। ब्रिटिश हुकूमत ने नहरों का जाल बिछाया और भारत के किसानों को उनके पारंपरिक अनाजों जैसे कि मिलेट, ज्वार, बाजरा, इन सब से हटाकर एक्सपोर्ट क्वालिटी के गेहूं के खेतों में ढकेल दिया। जो गेहूं भारतीय किसानों के पसीने से उगता था, वो माल गाड़ियों में भरकर लंदन और मैनचेस्टर के गोदामों में पहुंच जाता था, जबकि यहाँ का आम आदमी अकाल में दम तोड़ रहा था। यह एक्सट्रैक्शन इकोनॉमी का सबसे ज्यादा भयावह उदाहरण था। गेहूं दुनिया को जोड़ने वाला एक ऐसा ट्रेड बन गया था जहां एक देश का पेट भरने के लिए दूसरे देश को भूखा रहना पड़ता था। आजादी के बाद भारत में अनाज की इस कदर कमी हुई कि बड़े पैमाने पर गेहूं को उगाने की कोशिश शुरू हुई और भारत में इसी से हरित क्रांति का जन्म हुआ। दूसरी तरफ मैक्सिको के खेतों में नॉर्मन बोरलाग नाम के एक साइंटिस्ट ने गेहूं में कुछ बदलाव करके ऐसी बौनी किस्में तैयार की जो अनाज के भारी बोझ से टूटकर गिरती नहीं थी। जब इन नए बौने बीजों को सिंथेटिक फर्टिलाइजर और भारी सिंचाई के साथ मिलाया गया तो पैदावार अचानक तेजी से बढ़ गई। इससे एक शटल ब्रीडिंग टेक्निक विकसित हुई। मेक्सिको, भारत और पाकिस्तान जैसे देश जो भयानक भूखमरी और अकाल की कगार पर खड़े थे, वो कुछ ही सालों में अनाज के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए। इस आत्मनिर्भरता से लाखों करोड़ों जानें बची। इस चमत्कार के लिए बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया, लेकिन इस अपार कामयाबी के बावजूद गेहूं की फसल को नुकसान भी उठाना पड़ा। जेनेटिक चेंजेस की वजह से आज का गेहूं अपनी नेचुरल ताकत खो चुका है। पुराने गेहूं के पौधे 160 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे, जो जमीन पर छाया कर देते थे और खरपतवार या फंगस को नेचुरली रोक देते थे। लेकिन आज की बौनी फसलों को जिंदा रखने के लिए लगातार केमिकल खादों और कीटनाशकों के डोज की जरूरत पड़ती थी। इन पेस्टिसाइड्स से गेहूं तो बच जाता है, लेकिन मिट्टी की ताकत और बायोडाइवर्सिटी तेजी से गिर रही है। धीरे धीरे हमने एक ऐसी मोबिलिटी खड़ी कर दी है जो पूरी तरह से केमिकल्स की बैसाखी पर टिकी है। जो गेहूं कभी प्राचीन फैरो राजाओं की ताकत हुआ करता था, आज वो कई बड़ी बड़ी गेहूं की कॉर्पोरेट कंपनीज के हाथ में दुनिया को कंट्रोल करने का टूल बन गया। हम भूल जाते हैं कि अनाज आज भी जियोपॉलिटिक्स का सबसे धारदार हथियार है। शायद यही वजह है कि जेराल्ड डायमंड जैसे थिंकर्स मानते हैं कि खेती मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने बायो आर्कियोलॉजिस्ट डेटा के आधार पर यह तर्क दिया कि शुरुआती किसानों की सेहत शिकार करने वाले उनके पूर्वजों के मुकाबले बहुत खराब थी। उन्हें ज़्यादा बीमारियां होती थी और उनका कुपोषण साफ दिखता था और उनकी उम्र घट गई थी। खेती ने इंसानों को बेहतर जिंदगी नहीं दी, उसने सिर्फ आबादी बढ़ाने और ज़्यादा मजदूर पैदा करने का एक जरिया दिया था। तो दोस्तों, इन बातों से आप कितना एग्री करते हैं और कितना डिसएग्री करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये था गेहूं का इतिहास। आपको इतिहास कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।